Nice, myself Shikha Mishra, lecture in Ops and Connect Department. So we had discussed about the genetic screening for congenital anomalies. So I had discussed firstly part one. So now we will discuss about the part second. So firstly we will discuss about the what are the symptoms about that congenital anomalies. So here we So now we will see what are the symptoms here. So symptoms means of that some birth defect are clinically apparent at birth. Other may only be diagnosed later in life. तो आप देख सकते हैं कि सम जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है कि बर्थ जब ड्यूरिंग बर्थ होता है तभी डिफाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि लेटर यानी कि बेबी बॉर्न होने के बाद ही हमें पता चल पाते हैं। यानी द स्ट्रक्चर डिफर सच है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्पाइना बाइफिटा हो सकता है, क्लेफ्ट फूड हो, यहाँ पे क्लेफ्ट फूट हो सकता है, यहाँ पे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर हेमोफीलिया डिजीज़ होता है, तो फंक्शनल इस तरह की चीज़ें हम बाद में ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स इन दैट चाइल्डहुड में पता चलता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इन 50% ऑफ बर्थ डिफेक्ट इज अ स्पेसिफिक कॉजेज नॉट अननोन होता है, बिल्कुल भी हमें एग्जैक्ट कॉज के बारे में पता नहीं होता है। हाउएवर नोन कॉज कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। अगर हमें नोन कॉज की बात करें तो दो ग्रुप में ही डिवाइडेड होते हैं कॉज। फर्स्टली क्या होता है, प्री कंसेप्शन कॉजेस की बात करेंगे। प्री कंसेप्शन का मतलब वही होता है मीन्स ऑफ दैट कि जो चीज़ें हमें पहले से शो होने लगती हैं कि ये डिजीज़ बेबी के अंदर इजली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मदर में वो प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये बच्चे में डेफिनेटली जाएगा। डोमिनेंट आप देख सकते हैं, या फैमिली में क्लस्टर ऑफ डिजीज वहाँ पे होते हैं सच काइंड्स के, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस टाइप के डिजीज जो है वो बेबी में जाने का फुल चांसेस होता है। तो आर जेनेटिक आर द पार्शियली जेनेटिक originating mostly before conception. Okay, तो birth defects are due to abnormalities of genetic material की वजह से होता है, जैसे कि chromosomes and gene including क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से, या मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर यानी कि विच आर कॉज्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ जीन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वो जीन एंड एनवायरनमेंट या दोनों दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से होता है। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कंजप्शन कॉजेज। तो पोस्ट कंजप्शन कॉजेज क्या होता है, मीन्स ऑफ दैट जब एक मदर जो है बेबी को कंसेप्ट कर लेती है, बेबी बॉम में आ जाता है, इसके बाद इंट्रा यूट्राइन लाइफ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं पोस्ट कंजप्शन कॉजेज होता है ये। तो यहाँ पे जो बर्थ डिफेक्ट होता है ये इंट्रायूटाइन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या टेटोजेंस की वजह से हो सकता है, जो कि इंटरफेयर करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, या एम्ब्रियो और फीटस के डेवलपमेंट को, मैकेनिकल फोर्सेस एंड डिफॉर्म ऑफ द फीटस को करता है, एंड वेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे डिस्टर्ब करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द आर्गन्स को। इस तरीके से जो है ये नॉर्मल कंडीशन को डिस्टर्ब करता है और नॉर्मल यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाता। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंजेनिटल एनोमलीज के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स आता है। So we will see what are the socio-economic and demographic factor. So here congenital anomalies are more frequently seen among low income families and countries, यानी कि वहाँ जहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता है, जहाँ सैनिटेशन, हाइजीन, इन्वायरमेंटल कंडीशन ये सब अच्छी नहीं होती, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा देख सकते हैं। अबाउट 94% ऑफ सीवियर कंजेनिटल एनोमलीज अक्कर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, आप देख सकते हैं यानी कि 94% जो केसेस ऐसे आते हैं जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी नहीं होती है, जो प्रॉपर सफन डाइटरी के वहाँ पे नहीं ले सकते हैं, या फिर जो हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम दिया जा रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ यानी कि हेल्दी फूड एक्सपोजर नहीं कर रहे हैं, वो इंक्रीज वेरियस इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा, वो लोग अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो फीटस है बेबी है वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोमिक हो जाएगा, और इनसफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हो रहा है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर और फैक्टर क्या हो सकता है, मैटरनल एज, अगर मैटरनल एज एडवांस मैटरनल एज है वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होता है एडवांस मैटरनल एज मीन्स ऑफ देन जो मदर का एज है वो मोर देन 30 ईयर्स है,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं सच एज डाउन सिंड्रोम। सो ये सब चीज़ों पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसके बाद हम देख सकते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की बात करेंगे। तो जेनेटिक फैक्टर्स यहाँ पे क्या होता है, यानी कि कॉन्सिग्यूनिटी हम देख सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स आपको पता ही जीन से ट्रांसमिट होता है। तो अगर कॉन्सिग्यूनिटी माने कि मैरिजेस, यानी कि एक ही ब्लड ग्रुप में इस मैरिज करना, ठीक है। सबको जैसे कि हमारे यहाँ सब मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, तो एक कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर से मैरिज करते हैं, या some स्टेट्स में नाइसी और अंकल मैरिज। तो ये सारी चीज़ें कई डबल रिस्क क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंटली व्हेन पेरेंट्स आर रिलेटेड बाय ब्लड, यानी कि दूसरे से जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, कजिन कजिन का मैरिज और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, increase the prevalence are rare genetic congenital anomalies. It really double risk of anomalies for cousin unions. Consanguinity rates in India vary from 1% to 4% in the northern region to 20 to 30% in the southern region। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अंकल नाइसी मैरिज वहाँ होता है। तो ये रीजन्स आप यहाँ पे ज़्यादा देख सकते हैं। एंड कंसिग्यूनिटी मैरिजेस इन इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी इज़ 20 to 30%। सम एथिक कम्युनिटी एजेंसी यूएस एंड फिन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद और चांसेस क्या है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन इज़ द हाईली रिस्क, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। सम मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स सच एज, आप देख सकते हैं रुबेला इन्फेक्शन, इसे हम जर्मल मीजल्स वायरल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। टू प्रेग्नेंट मदर कैन रिजल्ट इनटू मिसकैरेज हो सकता है, डिफनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी, हार्ट डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस इन न्यूबॉर्न। ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस यानी डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट की वजह से हो सकता है, जो कि फाउंड यहाँ पे सॉइल मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है। इसके से इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट सच एज हियरिंग लॉस हो जाएगा, विजन प्रॉब्लम आएगी, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। सो नाउ वी विल सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी STIs सच एज सिफिलिस, साइटोमेगालोवायरस, ये भी क्या करता है, सीरियस बर्थ डिफेक्ट को कॉज करता है। सो नाउ विल सी जिका वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज सर्टेन बर्थ डिफेक्ट मीन्स मैक्रोसेफेली एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज वी कैन सी आल्सो। तो जिका वायरस की वजह से ये यहाँ पे सर्टेन टाइप के डिफेक्ट आप देख सकती हैं, मैक्रोसेफेली एबनॉर्मेलिटी सारी आ जाएंगी। सो नाउ विल सी मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस एंड मेडिकल कंडीशन, इसके वजह से भी क्या प्रॉब्लम एराइज हो सकते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस एंड मेडिकल कंडीशन मीन्स ऑफ दैट मदर जो सप्लीमेंट ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको पता है आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट, ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है। यानी आयोडीन डिफिशियंसी है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन ई इनटेक कर रही है, यानी कि जो है ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, और एम्ब्रियो, फीटस, ऑल थिंग्स को। ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि फोलिक एसिड इंसफिशिएंट ले रहा है तो किसका रिस्क बढ़ जाता है, बेबी में न्यूरल डिफेक्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। वही ओबेसिटी है, मदर को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मदर को सीजर आ रहा है, ये सारे डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं इस तरह के कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट को। इसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, यानी मैटरनल जो एक्सपोजर कर रही है कुछ टाइप के मेडिकेशन, जैसे कि साइकोएक्टिव ड्रग्स हो गए, और टोबैको हो गया, रेडिएशन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी रिस्क को इंक्रीज करती हैं। कंजेनिटल एनॉमली से फीटर और न्यूनेट में बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्किंग और लिविंग नियर वेस्ट साइट्स के पास में रह रही है, स्मेल्टर्स यानी माइंस एरिया में, तो ये सारी फैक्ट्रीज, ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं। एंड सर्टन डेक व्हेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ले रही है तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कॉज करेगा, लाइक दैट ट्रैक्ट्रोजेनिक ड्रग्स जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो कुछ टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि फीटल एज और ड्रग एक्सपोजर डिटरमाइन टू फीटल्स, यानी वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बिफोर द 20 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो देयर इज़ ऑल नथिंग इफेक्ट, इनका बहुत ज़्यादा कुछ भी इफेक्ट इस स्टेज में तो नहीं होता है। आइदर किलिंग द एम्ब्रियो और नॉट अफेक्टिंग इट ऑल, हो सकता हो ये एम्ब्रियो को डायरेक्ट किल कर देता है, लेकिन और कोई आपको नहीं दिख सकते इफेक्ट इसका। इसके बाद हम देख सकते हैं आफ्टर ऑर्गोजेनेसिस इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, आप देख सकते हैं टेट्रोजेनिक इफेक्ट आर अनलाइकली।
बट ड्रग में अल्टर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ नॉर्मली फॉर्म्ड फीटल एंड ऑर्गन एंड टिश्यू। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ को अल्टर कर देगा, डेवलपमेंट को अल्टर कर देता है, यहाँ पे फीटल की जो है प्लेसेंटा को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन को, इन सबको डिस्टर्ब करके रख देता है। तो ट्रेटेजेनिक इफेक्ट आर अनलाइकली बट में अल्टर, आपने देख लिया ग्रोथ, इसलिए एबिलिटी ड्रग दैट इन। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है। So now we will say about the diagnosis. So for the detection of congenital anomalies, screening can be done during preconception period, during pregnancy and after childbirth. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इसका डायग्नोसिस है, एनोमलीज का स्क्रीनिंग है, वो हम कैसे कर सकते हैं, प्री कंसेप्शन पीरियड में भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ में भी हम 3 टाइप से कर सकते हैं। सो फर्स्टली जो प्री कंसेप्शन स्क्रीनिंग होता है, इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं। तो टू आइडेंटिफाई दोज एट रिस्क ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड विद बर्थ डिफेक्ट्स सिंस इनहेरिटेड डिसऑर्डर टेंड टू क्लस्टर विद फैमिलीज, हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें फैमिली हिस्ट्री ये सारी चीज़ें लेते हैं। या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके रिस्क को, जब मदर बेबी को कंसीव नहीं कर रही है, इससे पहले हमें पता चल जाएगा कि इस फैमिली में ये प्रॉब्लम आने वाली क्यों, क्योंकि जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है वो पूरी फैमिली स्प्रेड है, क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर फैमिली में है, पेरेंट्स में है। तो इस अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। लाइक कैसे, हम यूजिंग फैमिली हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें अफेक्टेड चिल्ड्रन पता चल सकते हैं। इसके बाद कैरियर स्क्रीनिंग फॉर कॉमन रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर किसी को घर में थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिसऑर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैरियर हो जाएगा। फिर पेरी कंसेप्शन स्क्रीनिंग में हम देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग वुमेन का करते हैं जो 35 ईयर ओल्डर होती है, अलॉन्ग साथ में रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। अब हम देखते हैं कि पेरी कंसेप्शन, यहाँ पे पेरी कंसेप्शन स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जेनेटिक प्रॉब्लम ये आ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग is a combination of two tests performed between 11 and 13 week of pregnancy। यानी कि इसमें दो तरह के टेस्ट, दो टाइम से टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं, वो इसमें होते हैं। तो एक 11th में होता है, दूसरा 13 वीक में होता है। तो नकल ट्रांसल्यूशंसी होता है एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड हम क्या देखेंगे, जो बेबी होता है उसके नेक की सराउंडिंग एक थिकन लेयर होता है, तो वहाँ का साइज जो होता है मेज़र कर लेते हैं, वो इंक्रीज साइज होता है, जिससे हम डाउन सिंड्रोम का क्लू ले सकते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट देखते हैं, जहाँ पे जो बीटा यानी एससीजी है उसका यानी गोनाडोट्रोपिन, यहाँ पे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन का जो हार्मोनल लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये जो है गोनाडोट्रोपिन बीटा एससीजी ये इंक्रीज होता है हार्मोन। एंड लो लेवल किसका होता है, प्रेगनेंसी एसोसिएशन प्लाज्मा प्रोटीन ए का, यानी पैपे का जो हार्मोन पैपों का रेशियो है वो लो होता है। तो इससे भी हम डिफेक्ट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में क्या होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग द टेस्ट आर एडवाइज बिटवीन 15 एंड 20 वीक में हम करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की 15 से 20 वीक में हम इसे करते हैं। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या क्वाड स्क्रीनिंग, इसमें 3 टाइप के टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। द ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट इज मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट विद इन्वॉल्व 3 स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें 3 टाइप के, फर्स्ट क्या है यहाँ पे यहाँ पे अल्फा प्रोटीन टेस्ट यानी एएफपी टेस्ट होता है, दूसरा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी का टेस्ट करते हैं, एंड थर्ड वन एस्ट्रॉल का हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। वी आर टेस्ट फॉर द यहाँ पे हार्मोन इनहिबिन, ए इज द एडेड कॉल्ड क्वाड स्क्रीनिंग, इसको क्वाड स्क्रीनिंग भी हम बोलते हैं। इसके बाद हम एनॉमली अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो द अल्ट्रासाउंड इज यूज टू नो अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ फीटस लुक्स ऑफ एनी बर्थ डिफेक्ट, बच्चे का स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे का बॉडी कंडीशन कैसा है, तो हम ये अल्ट्रासाउंड की तरह देख के और पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं और उससे हम डिफेक्ट के बारे में पता करते हैं। तो द इंटीग्रेटेड टेस्ट यहाँ पे आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस द क्वाड स्क्रीनिंग इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर करेक्टली फाइंड डाउन सिंड्रोम बाय द मोस्ट कॉजेज ऑफ द रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडिशनल टेस्ट इसमें कुछ होता है, एमिनोसेंटेसिस होता है, क्रोनिक विलस होता है, सैम्पलिंग सेल्फ फीटर, यहाँ पे सेल्फ फीटल डीएनए और अदर अल्ट्रासाउंड में भी नीड फॉर द एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एमिनोसेंटेसिस क्या होता था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस इज सराउंडेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिससे फीटस के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये सब इजिली मिलता है। अब
यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं इसके जेनेटिक डिसऑर्डर को, हम इसके थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रूटीनली एडवाइस, हम नहीं करते। प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंड करते हैं इसको जब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर होता है मदर में, तभी हम इसको रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर जब मदर का एज बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, यानी ज़्यादा 30 से अबव है, या फिर डाउन सिंड्रोम मदर में है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तब भी हम मदर ये चीज़ें अलाउ करते हैं एमिनियोसेंटेसिस को। इसके बाद हम क्या करते हैं, एमिनोसेंटेसिस तो किया, अभी हम करेंगे क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, देखते हैं। इन दिस टेस्ट क्या होता है, सेल फ्रॉम द क्रोनिक विलस यानी टिश्यू फ्रॉम प्लेसेंटा, कुछ टिश्यू जो है हम प्लेसेंटा से लिखते हैं और इसका एग्जामाइन करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, तो इस टाइप पे हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद सेल फ्री फीटल डीएनए देखते हैं हम यहाँ पे, तो इट इज़ ए नॉन इन्वेजिव पेरेंटल स्क्रीनिंग होता है। यूज अ सेल फ्री डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज स्क्रीनिंग मेथड, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के प्लाज्मा से हम इसको करते हैं। यहाँ पे एनुप्लॉइडी इट कैन यूज फॉर द जो वुमेन होती है, उनका 35 ईयर्स से ओल्डर होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग के थ्रू हम ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्डियोसेंटेसिस। आपको पता ही है कि कॉर्ड से हम थिंग्स लेकर के आल्सो कॉल प्रिकेटोनियस, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपल लेते हैं। आ सैंपल ऑफ द फीटल ब्लड इज विदड्रॉ फ्रॉम द अम्बिलिकल, यानी कि फीटल का जो ब्लड होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से विदड्रॉ करते हैं। इसके बाद फीटल में एबनॉर्मलिटीज़ को आफ्टर 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद डिटेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे ये होता है, ठीक है। दिस स्टडी क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी या सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर हमें पता चल जाता है। इसके बाद है मैनेजमेंट। नाउ इट इज़ द डायग्नोसिस फिनिश हियर। तो अब मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट इसमें क्या होता है। तो मैनेजमेंट में हम बात करेंगे न्यूनेटल स्क्रीनिंग, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल यूनिट करेंगे, स्क्रीनिंग करते फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर सच एज कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, फेनिक्यूरिया है, सिकल सेल डिजीज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, या हाइड्रोजनीज है। तो डिफिशियंसी बाय ट्रेन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी परफॉर्म्ड, तो यहाँ पे जो ट्रेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो इसके लिए अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो न्यूनेटल बर्थ डिफेक्ट मे बी फर्दर रिफर टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटीज। अगर इस तरह का बच्चे में प्रॉब्लम हो रखा है तो सडनली बच्चे को रेफर कर देना चाहिए। अगर मेडिकल लेवल है तो मेडिकल एंड सर्जिकल लेवल पे सडनली बच्चे को रेफर कर देना चाहिए। तो यहाँ से जो है, इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अवेलेबल होता है सेवरल बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम के लिए, फंक्शन डिसऑर्डर के लिए, थैलेसीमिया अगर हो रहा है यानी इंटररेसिव ब्लड डिसऑर्डर है ये, सिकल सेल डिसऑर्डर हो गया बच्चे में, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म यानी कि रिड्यूस होता है, थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्जरी का कोई प्लान नहीं करते, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बच्चे में तो हमें क्या करना है, जस्ट प्लान करना है सर्जरी का। मैनी स्ट्रक्चरल कंजेनिटल एनोमलीज यानी अबाउट 50% कॉजेज होते हैं, कैन बी करेक्टेड विद द पीडियाट्रिक सर्जरी। ऐसे पीडियाट्रिक सर्जन एज वेल एज पॉसिबली क्या करना है, इसको इस डिफेक्ट को सही करके सर्जरी के प्लान इसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हार्ट डिफेक्ट है, क्लफ लिप है, क्लफ पैलेट है, क्लफ फुट है, कंजेनिटल कॉन्ट्रैक्ट है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या यूरोजेनेटल एबनॉर्मेलिटी आ रखा है, तो एजली जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी इसको ट्रीट करके सही कर देना है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योर होने के लिए। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज आल्सो नीडेड टू फॉर कंजेनिटल डिसऑर्डर मैनिफेस्टिंग देम। यहाँ पे इतना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको एज अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने हैं एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना है बच्चे को। तो ये तो होता है समझ, आई होप आपको क्लियर हो गया कि एज वेल एज पॉसिबल डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद में अगर बच्चे को सच एज कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको फंक्शनल प्रॉब्लम तो उसको मेडिकल थेरेपी दे करके मेडिसिन के थ्रू आपको ट्रीट करना है। और अगर आपको बच्चे को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो एज वेल पीडियाट्रिक को रेफर करके मेडिकल एंड सर्जिकल पीडियाट्रिक को एज वेल सर्जरी के थ्रू बच्चे को हम क्योर कराते हैं एंड उसको रिहेबिलिटेटिव स्टेज पे ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो ये तो हो गए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से हम प्लान करके मे बी चांसेस होता है जिससे हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रिवेंशन करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आने से बच सकता है और ये प्रॉब्लम रिस्क कम हो जाएगा। तो प्रिवेंशन क्या होता है यहाँ पे, नाउ वी विल सी अबाउट द प्रिवेंशन। यानी बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अप्रोचेस इंक्लूडेड, क्या क्या होता है यहाँ पे, मेंटेनिंग गुड परसेप्शन हेल्थ ऑफ वुमेन,
यानी फर्स्टली आपको क्या करना है, यानी कि जब भी प्री कंसेप्शन करने जा रही है वुमेन को, उसी टाइम पे जेनेटिक प्रॉब्लम सारी चीज़ों को देखते हुए मदर के हेल्थ लेवल को मेंटेन अच्छा करके रखना। सेकंड थिंग क्या देख सकते हैं, ऑल वुमेन हु कैन बिकम प्रेग्नेंट शुड टेक, क्या करना है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट एवरी डे। आपने देखा कि अगर मदर एवरीडे फोलिक एसिड सप्लीमेंट नहीं ले रही है तो चांसेस बढ़ जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। यानी मदर को क्या करना है, पर डे आपको फोलिक आयरन एसिड सप्लीमेंट को लेना है, जिससे कि हेल्थ अच्छा हो सके, प्रॉपरली बेबी को न्यूट्रिशन मिल सके। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल मेजर्स, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मेजर को प्रमोट करना है यहाँ पे, और अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। और लाइफ स्टाइल मीन्स ऑफ मदर को हाइजीनिक रहना है, जितने भी सराउंडिंग एरिया वहाँ क्लीन रहना है, किसी भी इन्फेक्शन को रखना हटना है वहाँ से। अगर सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, डस्टिंग है, तो उन सब चीज़ों से भी दूर रहना है, क्राउडिंग, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से बचना है। इसके बाद क्या करना है, कंट्रोलिंग प्री कंसेप्शनल मेडिकल कंडीशन डिजीज, अगर सच एज किसी भी टाइप का लाइक दैट डायबिटीज़ हो रखा है मदर में, ओबेसिटी हो रखा है मदर में, इस टाइप की कोई भी डिजीज़ ये नया बनने वाला है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके बाद इम्प्रूविंग करना है, रूबेला वैक्सीनेशन को प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है, अवॉइड करना है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, कोई भी हैजार्डियस लाइक अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, अवॉइड करना है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो फैमिली में जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन दैट वन बेबी टू बेबी में इस तरह की डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। और बच्चों के बीच में गैपिंग मस्ट होता है। ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा कंजेनाइटल अफेक्टेड है, इससे पहले वहाँ पे क्या करना है, कंजेनाइटल अफेक्टेड बेबी है तो उससे पहले वहाँ पे गैपिंग करना है, उस टाइम पे मदर को कंसीव नहीं करना है, और प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद ही मदर को बेबी कंसीव करना चाहिए। अवॉइड हार्मफुल ड्रग एंड मेडिकल रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मफुल ड्रग्स हो गया, रेडिएशन हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। नो मेडिकेशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट एनी एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के बिना एडवाइस के कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है इस तरह का। और मेनली बचिए कि वहाँ पे कोई रेडिएशन एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें ना मिल सके। प्रमोट करना है वेरियस मेजर यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, सेक्सुअल एंड ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस, इन सारी चीज़ों से बचाना है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, लाइक दैट वेरियस मेजर यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट से बचाना है, सेक्सुअल एंड ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस से बचाना है। तो ये तो होगा मेजर। इसके बाद टाइमली आइडेंटिफिकेशन भी करते रहना है कि कोई भी इन्फेक्शन, डिजीज, वायरस इस तरह का स्प्रेड ना हो। इंक्रीज एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन ऑफ द हेल्थ स्टाफ, और वहाँ जितने भी हेल्थ स्टाफ हैं उनके एजुकेशन और उनको नॉलेज को अवेयर करना है, ताकि ये इन लोगों को प्रॉपरली अवेयर कर सकें। सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम बात करें तो क्या करना है, इनका एम क्या होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको एंड बॉर्न विद द बर्थ डिफेक्ट, यानी जितने भी इस तरह के बर्थ डिफेक्ट चिल्ड्रन होते हैं उनके इसको रिड्यूस करना है नंबर्स को। एंड विद द यूज ऑफ मेडिकल जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ द पेरेंटल डायग्नोसिस बर्थ डिफेक्ट एंड डिटेक्टेड टू द कपल अफॉर जेनेटिक काउंसलिंग कराना है, एंड थेरापेटिक ऑप्शन आल्सो। एंड लास्ट वन इज द ट्रेजेडी प्रिवेंशन, ट्रेवल इज द डायरेक्टेड टूवर्ड द early detection and management of problem once a child with the birth defect is born, यानी कि आपको क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है, मैनेजमेंट करना है। अगर एक बच्चा पहले ऑलरेडी बॉर्न हुआ है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम रही हो तो एज वेल एज पॉसिबल इसको क्योर करना चाहिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट माई न्यू अपडेट्स, so please like, share and comment. Thank you for this video. Thank you for watching.